नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों पर इन दिनों काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ठेकों के बाहर शराब पीने वालों की लंबी कतारें इसलिए देखी जा रही है क्योंकि कुछ दुकानों की नई ब्रांड की शराब पर छूट पेशकश की गई है। पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए एक कर्मचारी ने बताया कि शराब की दुकानों को मार्च के अंत तक अपना स्टॉक खत्म करना होगा क्योंकि नए वित्त वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। दिल्ली में शराब की दुकानों के नए वित्त वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण को लेकर दुकानदार अपने स्टॉक पर भारी डिस्काउंट ऑफर्स दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की वजह से कई लिक्वर स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त मिल रही है। कुछ जगह एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री मिल रही है। शराब के साथ इस तरह के ऑफर्स बियर पर भी दिए जा रहे हैं। राजधानी के जहांगीरपुरी, शाहदरा और मयूर बिहार सहित अन्य इलाकों में शराब की दुकानों ने कुछ ब्रांड पर 35% तक की छूट की पेशकश की है। तो वहीं शराब कारोबार के एक जानकार ने बताया कि रेट में कटौती से लोगों ने बड़ी मात्रा में शराब खरीदी है। तो दिल्ली में नई आबकारी नीति का जो कमाल है वो देखने को मिल रहा है। मार्च के अंत तक अपना स्टॉक खत्म करना होता था, जिसको लेकर अब कई तरह के ऑफर्स चल रहे हैं शराब पर। ये दिल्ली है भैया, यहाँ शराब पर ऑफर्स मिल जाएंगे, शिक्षा पर ऑफर्स नहीं मिलेंगे। तो दिल्ली में अब शराब सस्ती हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा तो नशीली थी, प्रदूषण ही इतना था, लेकिन अब नई आबकारी नीति जो है वो लोगों को और नशीली बना रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और हम्म। लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो थे वो हम्म। लगातार हमला करते नजर आते हैं कि दिल्ली के अंदर 7 साल हो चुके हैं आम आदमी हम्म। पार्टी को, मगर अभी तक दिल्ली की जो आबो हवा है हम्म। वो शुद्ध नहीं हो पाई है। मगर भाई हम्म। बात करें दिल्ली सरकार की जो नई नीति है, यानी हम्म। कि शराबकारी जो नीति है, यानी कि आबकारी जो नीति है, उसके खिलाफ जो है वो लगातार विपक्ष भी हमलावर है। भाजपा हम्म। की तरफ से कहें या कांग्रेस की तरफ से कहें, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर हमला बोला जा रहा है। मगर यहाँ हम्म। पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो रणनीति अपनाई गई, यानी कि शराब की जो पहले सरकारी हम्म। दुकानें थी उनको प्राइवेट कर दिया गया और प्राइवेट दुकानों को भी खोल दिया गया, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो बिल्कुल परेशान होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हम्म। बात करें जिस तरीके से अब एक और परेशानी खड़ी होती नजर आ रही है जनता जनता की, जिस तरीके से शराब की जो दुकानें हैं हम्म। वो अब ऑफर देने लगी है। क्योंकि पहले सरकारी दुकानें थी तो रेट जो थे वो सरकार के हिसाब से ही तय किए जाते थे। हम्म। भाई कितने की शराब की बोतल जो है वो बिल्कुल। कितने की मिलेगी और कौन सी बोतल कितने का ब्रांड जो है वो कितने का मिलेगा। मगर यहाँ पर हम्म। अब जो प्राइवेट हो चुका है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलें होती नजर आ रही है, क्योंकि हम्म। कुछ शराब की जो कंपनियां हैं वो एक बोतल पे हम्म। एक बोतल फ्री दे रही है और कुछ तो हम्म। 30% से 40% के करीब हम्म। जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसको लेकर जो शराब की दुकानें हैं हम्म। दिल्ली के अंदर, तमाम शराब की दुकानों पर लगातार भीड़ उमड़ी हुई है। जो हम्म। शराब के पीने वाले हैं वो लगातार इस ऑफर को हम्म। कहीं ना कहीं हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं, हम्म। क्योंकि एक बोतल पर एक बोतल हम्म। फ्री मिल रही है, एक पेटी पर एक पेटी फ्री मिल रही है। तो हम्म। कहीं ना कहीं शराब की दुकानों पर बहुत ज्यादा हम्म। लगभग 4 दिनों से भीड़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम्म। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो परेशान होते नजर आ रही है। हम्म। खास तौर पर जो महिलाएं हैं जो अपने घर गृहस्थी चलाती हैं हम्म। उन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जो उनके जो आदमी है वो लगातार शराब की दुकानों पर भीड़ की तरह से कैसे जमा होते हुए नजर आ रहे हैं और जो पैसे हैं वो शराब की दुकानों पर खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं हम्म। जी। राजीव, देखिए जिस तरीके से 549 दुकानें हैं दिल्ली में शराब की, लेकिन इससे पहले भी प्रदर्शन देखने को मिला है नई आबकारी नीति के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों के पास शराब की दुकानें थी, स्कूलों के पास शराब की दुकानें थी, तमाम धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें थी, तो 549 दुकानों में से आखिर ऐसी कितनी दुकानें हैं जो नई आबकारी नीति से प्रभावित है, और किन दुकानों के लिए विरोध हो रहा था? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 549 दुकानों की, यानी कि जो शराब की नई दुकानें खोली गई हैं, क्योंकि हम्म। पहले जो सरकारी थी उनको बंद कर दिया गया, सारा कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, जिससे हम्म। कहीं ना कहीं
दिल्ली सरकार के पास काफी बड़ा मुनाफा हुआ, और इसको लेकर भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या आम जनता की बात करें, पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार कैसे प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। जनता जो थी परेशान थी, क्योंकि मंदिरों के पास की बात करें, स्कूलों के पास की बात करें, शराब की लगातार दुकानें खोली गई, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान होती हुई नजर आई, प्रदर्शन बिल्कुल। देखने को मिले। और इसी को लेकर भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई, जिसके अंदर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो उसको अंदर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। मगर यहाँ पर जो शराब की जो कंपनियां हैं, वो जिस तरीके से ऑफर दे रही है, क्योंकि 549 जो दुकानें हैं वो लगातार इसी तरीके की होती नजर आ रही है, क्योंकि शराब की जितनी भी कंपनियां हैं वो लगभग कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक के साथ एक फ्री दे रही है। यानी कि और चीजों पर जरूर देखने को मिलता था कि अब एक शैम्पू लीजिए तो एक शैम्पू फ्री मिलेगा, दो शैम्पू लीजिए तो दो शैम्पू फ्री मिलेंगे, साबुन लीजिए तो साबुन के ऊपर साबुन फ्री मिलेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से शराब की बोतलों के ऊपर शराब की दूसरी बोतलें फ्री मिल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं शराब के पीने वालों की भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। और दिल्ली के अंदर बात करें, 500 से ज्यादा जो दुकानें हैं उन पर, तमाम दुकानों पर यही हालत राजीव, देखने को राजीव मिल ये रहा है, वही क्योंकि दिल्ली लगातार है। भीड़ जो है राजीव, वो मैं लगातार रोकना हिस्सा चाहूंगा बनती हुई माफी के नजर आ साथ, रही है। लेकिन जी। ये वही दिल्ली है जहां पर शिक्षा महंगी है और शराब सस्ती हो गई है। शराब एक के साथ एक फ्री बोतल मिल रही है, लेकिन शिक्षा के जो दाम है, शिक्षा जो स्कूलों में फीस है, वो महंगी होती जा रही है। सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान है मेरा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा वाकई में ही बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। और प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो लगभग एक छोटे से बच्चे को, यानी कि एक नर्सरी क्लास के एक बच्चे को पढ़ाने के लिए लगभग 7 से 8 हजार रुपए महीने के खर्च होते हैं। तो सोचिए वह जनता कहाँ से इस कोरोना काल के अंदर इंतजाम करेंगी, एक बच्चे को कैसे पढ़ाई जाएंगी, अगर किसी के 2 बच्चे तो उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है। मगर ये बात करें दिल्ली सरकार की, जिस तरीके से आबकारी नीति है, उस वो कहीं ना कहीं जनता के लिए परेशानियों का सबब बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी अनिल कुमार जी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता को लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यालय के बाहर, यानी घर के बाहर आज प्रदर्शन करेंगे लगभग 11 बजे के करीब। और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो नीति है, यानी कि शराब के ऊपर जो शराब फ्री मिल रही है, एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री मिल रही है, एक पेटी के ऊपर एक पेटी फ्री मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन अब बिल्कुल जारी होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी जो 2000 कह सकते हैं निगम के जो चुनाव है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी चलिए, पार्टी को घेर बिल्कुल सकती है। जी। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में जो आबकारी नीति है वो प्रभावित हो रही है, और साथ ही जिस तरीके से दिल्ली में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई आबकारी नीति लागू की थी, उसको लेकर तमाम जो विरोध थे वो भी अब देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल राजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए एजेंडे का खुलासा करते हुए मुफ्त शिक्षा, सेहत, रोजी रोटी और पक्की छत के सबसे अहम बताया है। उन्होंने इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे भगवंत मान को भी उनके द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री चन्नी चंडीगढ़ स्थित पंजाब प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं चन्नी ने कहा कि उन्होंने गरीबी का वक्त देखा है और जानते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को क्या समस्याएं होती हैं। इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर शिक्षा, सेहत, रोजी रोटी और हर जरूरतमंद के सिर पर पक्की छत होने सबसे जरूरी बताया है। चन्नी ने कहा कि शिक्षा एक समाज की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में कोई गरीब निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं हासिल कर सकता। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी श्रेणी से जुड़े छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। निजी शिक्षा संस्थानों के लिए एससी स्कॉलरशिप, बीसी स्कॉलरशिप और साथ ही सामान्य श्रेणी से जुड़े बच्चों के लिए EWS स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी तरह सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास पर जोर देते हुए प्रोफेशनल पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने खुलासा किया कि श्री चमकौर साहिब में 500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बन रही है। इसका विदेश यूनिवर्सिटी के साथ भी अनुबंध होगा। पंजाब कैबिनेट की ओर से यह भी आदेश पास किया जा चुका है कि विदेश में पढ़ने वाले इच्छुक जरूरतमंद छात्रों को सरकार ब्याज मुक्त लोन देगी।
तो जिस तरीके से पंजाब में विधानसभा चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग और 10 मार्च को इसके नतीजे आ जाएंगे, तो ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो वादे थे उन पर प्रकाश डाला। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अब चुनावी शोर बढ़ता हुआ जा रहा है, अगर हम पंजाब की बात कर ले तो 20 तारीख को वोटिंग है और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान कितना अहम साबित होता है, क्या मायने हो सकते हैं इस बयान के? अमित, हेलो। अमित आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ जी, हाँ जी। अमित, ऐसे में क्या कुछ मायने हो सकते हैं इस बयान के, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हम इतना फोकस कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बन रही है, विदेश में जाने वाले छात्रों को कर मुक्त लोन दिया जाएगा। तो ऐसे में 20 तारीख को चुनाव है और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, क्या कुछ अहम हो सकते हैं मायने इस बयान के? बात करें तो 3 दिन रह गए हैं कैंपेन के लिए। 18 से आज हम कह सकते हैं, 18 से ऐसा लगता है कि आज 15 तारीख हो चुकी है। कल का बयान देखें तो फोकस गरीब स्टूडेंट्स पे किया जा रहा है। अगर स्पीच की स्टार्टिंग करता हूँ तो इस चीज को सीधे तौर पर जोर देकर नजर आ रहे हैं कि बाकी सभी को, अगर हम बात करते हैं एससी ओबीसी अलग अलग कैटेगरीज को कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की सहायता मिलती है, पर जनरल कैटेगरी जो गरीब है एक्चुअल में उनको एजुकेशन के लिए सहायता नहीं मिलती। और कई चीजें, कई फ्री चीजें दी जा रही है, पर एक्चुअल में जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो बच्चों को पढ़ाई एजुकेट होने की, और एजुकेट होके वो ज्यादा अच्छा अपना सेट कर सकते हैं, ना कि फ्री में जो फ्रीबीज दी जा रही है। तो इसी तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली हम लोग आम आदमी पार्टी पे कर दिया। तो इसी तरह पे कहते हैं कई तरह से उनकी तरफ से जो फ्रीबीज दी जा रही है, जो कई वादे किए जा रहे हैं, दोनों स्पीच की स्टार्टिंग उससे क्यों नहीं। और कई है, अगर हम कहेंगे उन्होंने खुद भगवत मान के ऊपर भी सीधे तौर पर हम कहेंगे निशान कि उनका कम पढ़ा लिखा ना पंजाब के लिए कारक हो सकता है। इन डायरेक्ट उन्होंने फिर एजुकेशन की बात उठाई। तो बार बार अगर हम आम आदमी पार्टी तरफ से देखो तो अपने दिल्ली मॉडल में जो एजुकेशन को भी बार बार हाईलाइट करते हैं, अपने टैक्स को भी हाईलाइट करते हैं, अपने हर एक उपलब्धियों को हाईलाइट करते हैं। उन सभी चीजों पे सीधे तौर पर हम कहेंगे चरणजीत चन्नी अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कई चीजें अगर हम कहें कि उनकी तरफ से हाईलाइट की गई, उन्होंने बात की गई कि उनका आगे क्या रहने वाला है, पंजाब के यूथ के लिए क्या मॉडल आने वाले, पंजाब में गरीब वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए उनको स्कॉलरशिप आने वाली क्या क्या उनकी तरफ से प्लान है, वो सब रखा गया है। हॉस्पिटल एजुकेशन के कैसे इंप्रूव किया जाएगा, वो सब चीजें उनकी तरफ से हाईलाइट की गई। उसमें ये भी बोला गया कि खुद अगर हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की तरफ से जो 8 साल में 8 सिलेंडर फ्री देने की बात की गई, उस चीज और फाइनली अगर हम कह सकते हैं केजरीवाल पे सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, हरियाणा से आए हुए हैं, तो जो पानी का मसला जो पंजाब में एक बहुत अहम मसला है, उसमें उनका कहना है कि अगर भगवत मान पंजाब के सीएम बनते हैं या हमारी पावर में आती है, तो उन्होंने ये चीज कही कि जहां भी केजरीवाल चाहेंगे, मतलब अगर जिसमें दिल्ली को फायदा होगा, चाहे वही पंजाब को से नुकसान हो, तो केजरीवाल भगवत मान को साइन करवा लेंगे। और वो एक और चीज जो बार बार हाईलाइट किया कि जो क्रिमिनल केसेस है, सीधी तौर पे बोला कि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें कि हर दूसरे कैंडिडेट, हर चौथे कैंडिडेट पे कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस, और वही हर दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी से आया हुआ है। तो देख सकते हैं, तो उन्होंने जितना हो सके उतनी कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, उनकी एजुकेशन, उनकी प्रोमिसेस, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड, हर एक चीज को हाईलाइट किया जाके, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया। अगर हम कहेंगे 3 दिन का बचाव रह गया और हर एक पार्टी कोशिश कर रही है कि अपने आप को जितना हो सके उतना साथ, और जितना लोगों के सपोर्ट में उतना दिखाए। जी अमित, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सियासी कमर पूरी तरीके से कस चुकी है और पंजाब में सियासी जमीन जिस तरीके से तलाश रही है, तो ऐसे में अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी या मुख्य प्रतिद्वंदी अगर कांग्रेस का कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी यही लगने लगा है कि हमें निपटना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से निपटना है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो इससे कांग्रेस को नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी लग रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जो बन के आ सकती है वो सीधा और अकाली दल की, ना कांग्रेस ना बीजेपी उनको नहीं चाहते, आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधे हम लेके जाते हैं। बीजेपी की तरफ से भी सीधा हमला, अगर हम कहें कि वोट पार्टी पे नहीं जो रूलिंग पे उसमें नहीं, कांग्रेस पे इस बार उतने बात नहीं देखने को मिली जितना आम आदमी पार्टी को चाहिए। कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टी को नजर आ रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी का दबदबा सबसे ज्यादा बढ़ चुका है, और इसी चीज के लिए अलग अलग अगर हम कहें कि फैसले अपनाए जा रहे हैं। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाता है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है। अगर हम बात करें कि इस बात पे जा रहे हैं कि दूसरी प्रोसेस है
तो देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी इस बार कैंडिडेट है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से है, तो इस बात को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा, पर क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को हाईलाइट की गई, इस चीज पे जोर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की इमेज के ऊपर बार बार टारगेट किया जा रहा है। इमेज जो हम बात करते हैं, दो लोगों के चेहरे पे सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है, वही अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की, उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, हरियाणा से है, और हरियाणा और दिल्ली के लिए वो पंजाब में जो भी फैसले होंगे, पंजाब को उसका फायदा हो ना हो, पर दिल्ली को उसका फायदा हो, उससे वो भगवत मान के साइन करवाएंगे। तो यहाँ पे वो चीज ये समझ रहा है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो पंजाब की हिस्से नहीं दिल्ली की काम करेगी, तो इनडायरेक्टली ये मैसेज उनकी तरफ से दिया जा रहा है, और इसका प्रभाव बहुत लगेगा। देखिए इलेक्शन के जितने नजदीक हम आते हैं उस वक्त उतने ज्यादा गर्मियां बढ़ जाती है। अब ये देखना होगा कि देखिए कल खुद ही हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट होते गए, वही आज अगर मैं शिरोमणि अकाली दल के प्रधान भी अपना चुनाव मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे, तो फाइनल वर्डिक्ट जो फाइनल प्रॉमिसेस है वो आज लॉन्च किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल इलेक्शंस के अगर हम कहते हैं ना कैंपेन की लास्ट दिन आ चुके हैं, उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है कि खुद को अच्छे से अच्छा दिखाए और दूसरी पार्टी की खामियां जितनी ज्यादा हाईलाइट की जा सके उतनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी लेकिन अमित, एक चीज और भी साफ होती है यहाँ पर नजर आ रही, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते नजर आ रहे हैं, 20 तारीख को वोटिंग है, तो ऐसे में जो सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का जो बैर है वो भी आमने सामने आता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी अगर जिस दिन प्रियंका गांधी की रैली थी तो सिद्धू को आमंत्रित किया गया था स्टेज पे भाषण देने के लिए, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया था। तो ये कहीं कांग्रेस को ले तो नहीं डूबेगी अमित? देखिए अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू को स्क्रीन पे नहीं अनाउंस किया, इस चीज तो कहीं ना कहीं मना है, पर देखिए इसका विरोध भी नहीं कर रहे। अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को साइड स्टेप कर लिया, खुद को पीछे रखा है, वो आगे भी नहीं आ रहे हैं, वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेप खेल रहे हैं, वो अपने जीते हुए विश्वास रखते हैं। अगर वो कहें वो शायद इस चीज का वेट कर रहे हैं कि एक बार इलेक्शन खत्म हो, एक बार उनकी अपनी सीट पक्की हो जाए, एक बार वो अपना वर्चस्व पार्टी को दोबारा से, और उसके बाद वो शायद अपना स्टैंड लेंगे। पर उससे पहले उन्होंने एक तरह से पार्टी को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस टाइम उनको भी शायद नवजोत, अगर वो इस टाइम विरोध करते नजर आ रहे हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। एट द एंड अगर पार्टी को नुकसान होता है। बिल्कुल अमित, तो जिस तरीके से कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर खेलती हुई दिख रही है, तो ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की ओर रुख कर लेते हैं। लोकसभा में महाराष्ट्र को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासत गर्म है और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और अगुवाई भी की है विरोध प्रदर्शन की। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के बारे में पीएम मोदी ने जो कहा वह गलत है। देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर विरोध आज के लिए समाप्त हो गया, लेकिन हम जब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक पीएम माफी नहीं मांगते। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ समता नगर थाने में शिकायत दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत पत्र देकर तुरंत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। अतुल भातखलकर ने आरोप लगाया कि नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस के बंगले के बाहर उनके खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। पूरे महाराष्ट्र ने आज देखा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने एक नौटंकी करने का आज प्रयास किया। जो उद्गार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी निकाले ही नहीं थे, वो निकाला, ऐसा कहकर देवेंद्र फडणवीस जी के शासकीय निवास स्थान पर मोर्चा निकालने का प्रयास किया। और हम आप सभी ने ये देखा, आपने रिकॉर्ड किया है कि उसमें छोटे बच्चों को भी लाया गया। उनको ये सिखाया गया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के राष्ट्र पुरुषों के खिलाफ बात किया, जो सरासर झूठ था। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और देश के महनीय व्यक्तियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने का घिनौना प्रयास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। साथ साथ में बच्चों को, जिनकी आयु सिर्फ 10, 12, 13 बरस की है, जिनको कार्यक्रम में लाने के लिए भी पाबंदी है कानून से, उनको आंदोलन में लाया गया। इसके लिए दोनों
कलमों के अंतर्गत नाना पटोले जी के खिलाफ मैंने आज यहाँ गुहार लगाई है और मेरी उनसे मांग थी कि उन्होंने उनके खिलाफ ये दोनों सेक्शन के अंडर एफआईआर करना चाहिए। साथ साथ में आने वाला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में पहले दिन पर ही हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और नाना पटोले जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो जिस तरीके से पीएम मोदी के बयान को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है, तो इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? सत्यप्रकाश, नाना पटोले अपने बयानों के बारे में और अपने उग्र रवैये के बारे में जाने थे। उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी के बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जो है धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इस बीच बीजेपी का यह आरोप है कि नाना पटोले अपने साथ तमाम छोटे बच्चों को भी लेकर गए थे, जो कानूनन अपराध है। ऐसे में कांदिवली पूर्व के विधानसभा विधायक अतुल भातखलकर ने समता नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें सीधे तौर पर यह मांग की है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज की जाए। हालांकि जिन धाराओं के तहत वह बैठते हैं उन मामलों के तहत उन पर जो है आरोप पत्र लिया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, इस तरह की मांग किया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार नाना पटोले ने पीएम मोदी के बयान को अलग अलग दिशाओं में लेकर जा रहे हैं, इस तरह का आरोप जो है बीजेपी विधायक ने लगाया है। जी सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से आरोप यह भी कि बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से सियासत गर्माती नजर आ रही है? साथ ही बच्चों का इस्तेमाल किया गया तो आखिर क्यों किया गया? देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में एक तरफ जहां कोरोना गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए धारा 144 अभी भी लागू है। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन इस बीच अगर आप बच्चों को किसी भी सभा स्थल या आयोजन में लेके जाते हैं तो जाहिर तौर पर चाइल्ड एक्ट के तहत ये अपराध माना जाएगा। उसी के तहत जो है भाजपा विधायक बार बार यह कर रहे हैं कि उनके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि नाना पटोले ने न सिर्फ बच्चों को वहां सम्मिलित किया बल्कि बच्चों को यह कहने पर मजबूर किया कि पीएम मोदी ने जो देश के महापुरुषों के खिलाफ बोला है उनका हम विरोध करते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं बच्चों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की बात सामने आ रही है। सत्यप्रकाश, लेकिन जो अतुल भातखलकर ने जो शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस थाने में, इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ एक्शन किया है? देखिए, ये पूरा मामला जो है कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के अधीन हो जाता है, क्योंकि आप पत्र देते हैं उसके बाद मुंबई पुलिस की एक विंग होती है जो जांच करती है। SB1 इस पूरे मामले को जांच करेगी। जांच में अगर पाया जाएगा कि नाना पटोले के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं, जो शिकायत पत्र दिए गए हैं, उसमें अगर सच्चाई होती है तो जाहिर तौर पर यह मामला दर्ज होगा और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इस बीच जो है मुंबई पुलिस लगातार यह जांच करने में लगी है कि नाना पटोले ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाहर जो धरना आंदोलन किया था उसमें बच्चे शामिल हैं, और या जिन लोगों को बीजेपी बच्चे कह रही है क्या वही सच में बच्चे हैं या फिर, तो तमाम चीजें तमाम प्रोसीजर होते हैं जिसके तहत मुंबई पुलिस काम करेगी। उसके बाद ये पूरे मामले को जो है आखिरी अंजाम तक लेके जाएगी। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। अब कांग्रेस कह रही है कि जब तक पीएम मोदी माफी नहीं मांगते तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, बिल्कुल सोमवार को जो आंदोलन किया गया था उसको लेकर नाना पटोले ने सीधे तौर पे कहा है कि आज का आंदोलन हमने खत्म किया है, बाकी का हमारा आंदोलन अनवरत इसी तरह से जारी रहेगा जब तक पीएम मोदी अपने बयानों को लेकर। भास्कर का कहना है कि आगे हम जो है इसी तरह का जो है विरोध करते रहेंगे। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि जब अर्थ संकल्प का आयोजन किया जाएगा इस दौरान सबसे पहले बीजेपी इसका विरोध करेगी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब सियासत गर्मा गई है पीएम मोदी के बयान को लेकर, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस इसमें क्या कुछ एक्शन लेती है। और जिस तरीके से बच्चों का जो इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए शिकायत की गई है, तो इस पर भी पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।